नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरएस मैथ्स पर। आज जो हम टॉपिक करने चल रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे आरओ, यारो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि सबसे पहले हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे शॉर्ट में और डिटेल में। फिर इसके बाद इस टॉपिक पर पूछे गए सभी क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हमेशा आपके ध्यान में रहेंगी और ये क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हम टॉपिक करने चल रहे हैं वो है शेड्यूल्स, यानी कि अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और किसमें किसकी चर्चा की गई है, आइए देखते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। चार चार करके इनके बारे में देखते हैं। पहले 8 जो थी, पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, इसकी चर्चा है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन की बात कही गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान यानी ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या की बात की गई है। याद रखने का तरीका कि पहले यूनियन बन जाए, फिर हमारा वेतन निश्चित कीजिए, फिर तब जाकर के हम शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे और फिर जाकर के राज्यसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण करेंगे। अगली चार, पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठवीं अनुसूची में यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों, 4 राज्य हैं इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके एसटी क्षेत्रों में प्रशासन कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा है। ठीक है। पांचवी में क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। लेकिन जो पांचवी अनुसूची है, ये इन 4 राज्यों पर लागू नहीं होगी। इन 4 राज्यों पर कैसे शेड्यूल ट्राइब एरिया में कैसे प्रशासन किया जाएगा पूर्वोत्तर के, उसके बारे में विशेष उपबंध जो है ये 6वीं अनुसूची में। 7 से शक्ति, तो 7वीं अनुसूची शक्ति विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची, जिस पर राज्य को अधिकार होगा कानून बनाने का, समवर्ती सूची, जिस पर दोनों को अधिकार है कानून बनाने के लिए, और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची ऐसी है कि भविष्य में आने वाले ऐसे विषय जिनके लिए ये क्लियर ना हो कि उनको किस में डाल सकते हैं इन तीनों में से, तो उसे अवशिष्ट सूची में डालेंगे और उस पर कानून बनाने का अधिकार वापस से फिर से किसको होगा, केंद्र को होगा। फिर आती है 8वीं अनुसूची, भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हैं। ठीक, तो मूल संविधान में यही 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। वो चारों कौन सी हैं, आइए उनको देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची आपकी प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आगे बात करते हैं 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये कब लागू हुआ, ये आपका हुआ था कब, बिल्कुल सही, 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर आपका आता है 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायत की शक्तियों के बारे में वर्णन है, ये 73वां संविधान संशोधन। और 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है, ये आपका 74वां संविधान संशोधन, और ये दोनों हुए थे 1992 में। इनके द्वारा इनको जोड़ा गया किसमें, हमारे मूल संविधान में। तो इस तरीके से हमारे संविधान में ये कुल 12 अनुसूचियां हैं। आइए अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हम बात करते हैं अब प्रथम अनुसूची की। वो इस तरीके से है, इसमें क्या चर्चा है। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख है इसमें। 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कर सकती है। आगे है अनुच्छेद 1, जिसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 4 का उल्लेख है। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, अगर इस तरह का कुछ भी काम किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाए। आगे चलते हैं। अब ये आपका है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, तो हमने आपको पहले बताया, इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। ठीक है। अब किसको किसको वेतन दिया जाएगा, तो ये वेतन की बात है कि राष्ट्रपति का वेतन, राज्यों के राज्यपाल का वेतन, लोकसभा और राज्यों के राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनका वेतन, राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, उनके न्यायाधीशों का वेतन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन यानी कि सीएजी, इन सबको वेतन, इनके भत्ते, इनके पेंशन, इन सभी का उल्लेख कहाँ पर है, दूसरी अनुसूची में है। अब बात आती है कि एक शब्द यूज होता है परिलब्धियां,
जिसको क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, इमोल्यूमेंट्स, ये केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए है, इन्हीं को ये मिलेगा और किसी को नहीं। अब इसमें एक आदमी छूट गया, कौन? उपराष्ट्रपति। बात यह है कि उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ मिलेगा? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति की पोस्ट के लिए कोई वेतन नहीं है, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको वेतन और भत्ता मिलेगा, अलग से इस पद के लिए कोई वेतन भत्ते का जिक्र संविधान में कहीं पर नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। अब आपकी आती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में बात की गई है कि ओथ्स या फिर अफर्मेशन यानी कि शपथ या फिर प्रतिज्ञान की, कौन कौन शपथ ले सकता है, उसके किसके किसके शपथ की चर्चा यहाँ पर है। तो इसमें है संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी जो हैं उनकी शपथ, संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी शपथ, संघ और राज्यों के जो मंत्री हैं उनकी शपथ, और इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की शपथ, और फिर अगर बात करें तो सीएजी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ की बात यहाँ पर तीसरी अनुसूची में की गई है। अब जो लोग इसमें अभी तक नहीं आए उनकी शपथ के बारे में कहाँ पर चर्चा है, तो इसको भी यहीं पर देख लीजिए। ये आपको दिख रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ का जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं है। वेतन और भत्ते तो दूसरी अनुसूची में वर्णित हैं एक साथ सबकी, लेकिन इन तीनों की शपथ की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहाँ पर डिटेल है, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 69 यानी 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ, और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत संविधान में कैसी कैसी किसकी किसकी शपथ लेंगे वो है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान और विधि के परिरक्षण यानी प्रिजर्व, संरक्षण यानी प्रोटेक्ट, प्रतिरक्षण यानी डिफेंड, इसकी शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। यहीं पर आपको बता दे रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(6) 124(6) और हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं ये अनुच्छेद 219, इसके तहत विशेष रूप से ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने एवं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने, इसकी शपथ लेते हैं। आगे चलते हैं। अब फोर्थ आपका आ जाता है, क्या है चौथी अनुसूची में, राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या होगी। तो भाई जो वर्तमान में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। और अगर वर्तमान समय में बात करें कि सीटों का बंटवारा कैसे है, तो सबसे ज़्यादा यूपी में है 31 सीट, फिर महाराष्ट्र आता है 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में क्या है कि समान राज्यसभा सीटें हैं, तो आप देख लो पश्चिम बंगाल और बिहार में बराबर बराबर सीटें हैं, या फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अभी आपको बिल्कुल ध्यान हो जाएगा। ये 4 हो गए, कौन सा? यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक, ये क्रम हो गया। अब आगे चलते हैं कि कर्नाटक में 12 सीटें हैं और मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या भी 12 है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है, एजीएम, इनमें सीटों की संख्या कितनी है? 11। आगे राजस्थान और उड़ीसा, ठीक है, आरो, राजस्थान और उड़ीसा में कितनी है? 10-10। केरल में कितनी है? 9 सीटें हैं। आगे चलते हैं, असम में, पंजाब में और तेलंगाना में, एपीटी, इनमें सीटों की संख्या है 7। झारखंड में है 6, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में है 5, जम्मू कश्मीर में है 4, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इनमें सीटों की संख्या है 3। बाकी जो बचते हैं उन सभी में है सीटों की संख्या सिर्फ 1। उसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पुडुचेरी, इन सभी में सीटों की संख्या कितनी है? 1। शेड्यूल 4 अनुच्छेद 80 अनुच्छेद 4 इनका उल्लेख है। आगे चलते हैं। अब आपकी आती है 5वीं अनुसूची, जिसके बारे में हमने आपको बोला कि ये किस किस से संबंधित है कि भाई अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण, उसके बारे में उपबंध इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 244(1) के तहत ये कहा गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है वो 5वीं अनुसूची में है। फिर आगे क्या है और इसमें कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देशित करना है। यानी कि राज्यपाल जो है, कार्यपालिका मतलब कौन? कार्यपालिका की शक्ति संघ कैसे गवर्न करता है? राज्यपाल के थ्रू। तो राज्यपाल के थ्रू ये स्टेट को निर्देशित करेंगे कि कैसे अनुसूचित क्षेत्रों में शासन करना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष जब राष्ट्रपति चाहे
उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट वो सौंपेंगे। अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 244 में इसका उल्लेख भी मिलता है। और क्या बातें इसमें कही गई हैं? इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पद्धति एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार है। और इसके साथ साथ क्या है कि राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके भाग पर लागू करने या न करने का अधिकार है। संसद के पास इस अनुसूची के किसी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन या निरसन करने का अधिकार संसद के पास है। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। ये छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों की बात होगी। उन्हीं 4 राज्यों की, कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है उसके बारे में उपबंध आपको छठवीं अनुसूची में मिलता है। अनुच्छेद 242 और 275 का उल्लेख है। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 से अनुच्छेद 244A को जोड़ा गया है और अनुच्छेद 244A के द्वारा संसद को असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य मेघालय बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या फिर दोनों का सृजन करने की शक्ति प्राप्त है। फिर आगे क्या है? अनुसूचित जनजातियों के निवास वाले क्षेत्रों को राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में लोक अधिसूचना द्वारा विभाजित कर सकेगा। आगे इसके बारे में और क्या है कि राज्यपाल द्वारा जिला परिषद, क्या है? राज्यपाल द्वारा जिला परिषद या प्रादेशिक या क्षेत्रीय परिषद का गठन तथा विघटन का अधिकार है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों तथा क्षेत्रों के प्रशासन की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। इस अनुसूची में संसद द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। 7वीं अनुसूची जिसमें शक्तियों का विभाजन इसकी बात की गई है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बना दी गई: यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। यूनियन संघ सूची की बात करें तो इसमें पहले 97 विषय थे, अब इनकी संख्या 100 हो गई है वर्तमान में। मूल रूप से स्टेट लिस्ट में 66 विषय थे, अब इनकी संख्या 61 हो गई है। और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, अब इनकी संख्या बढ़कर के 52 हो गई है। और ये प्रावधान, समवर्ती सूची का जो ये प्रावधान है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो अवशिष्ट सूची एक दी गई है, ये इसलिए दिया गया है कि भविष्य में आने वाले कुछ नए विषय जिनके बारे में संविधान निर्माता अभी नहीं सोच पा रहे हैं, जिनमें है आपका, जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो साइबर क्राइम, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, इस तरह की जो नई चीज़ें आ रही हैं, इसको कहाँ पे रखा जाएगा, किस सूची में? तो इसके लिए ये कहा गया था कि भाई इनको अवशिष्ट सूची में डालेंगे और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार हमेशा किसको होगा? केंद्र सरकार को होगा। फिर बाद में संसद बाकी चीज़ों के माध्यम से ये तय करेगी कि ये विषय अभी भी केंद्र के पास ही रहने चाहिए या इनको संघ सूची या राज्य सूची में स्थानांतरित कर देना चाहिए। समय समय पर यह काम होता रहता है। अनुच्छेद 246 का उल्लेख है किसके लिए? 7वीं अनुसूची के बारे में। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमने बताया था मूल रूप से 14 भाषाएं, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं। 14 थी, 8 जोड़ करके 22 हो गई। वो 22 भाषाएं कौन सी हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। किस संविधान के द्वारा कौन सा किसको जोड़ा गया, हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करके आपको समझा देते हैं। ये ऐसे देखिए, शुरुआत में जो पहली 14 भाषाएं थीं वो पहले ये थी, कौन सी? कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, फिर हिंदी, उर्दू, संस्कृत। फिर इसके बाद आपका हो गया बंगला, असमिया, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया। ये थी 14 भाषाएं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को इसमें ऐड किया गया, तो ये हो गई 15वीं भाषा। सिंधी कौन सी हो गई? 15वीं। फिर उसके बाद अगला 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN, इन तीनों को जोड़ा गया, यानी कि 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा ये हो गई। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर इसके बाद में आपका आता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये हो गया आपका कितना हो गया था? 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन है। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों इसको बनाया गया? तो भाई जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे उन्होंने ये कहा कि सभी जमींदार ये बताएं कि किसके पास कितनी ज़मीन है और उन ज़मीनों पर कौन खेती कर रहा है, इसके बारे में अभी बताइए। सबका डिक्लेरेशन आ गया कि भाई यहाँ पर ए कर रहा है, ये ज़मीन बी के पास है, ये सी के पास है, ये डी के पास है, ये पूरी ज़मीन मिस्टर एक्स की है। तो सरकार ने यह कह दिया कि जो ज़मीन जिसके पास है वही उसका मालिक हो गया, यानी इसका मालिक ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी हो गया। और साथ के साथ ये भी कहा गया कि ये जो 9वीं अनुसूची है जिसमें हम ये अधिकार दे रहे हैं कि जो ज़मीन जिसकी है उसी के पास रहेगी, इन नियमों को
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, क्योंकि अगर चुनौती दी जाती, न्यायिक समीक्षा होती, तो जमींदार अपनी ज़मीन को क्लेम कर लेते, तो जो लोग सालों से उस पर खेती करते चले आ रहे थे उनको ये ज़मीनें नहीं मिल पाती। ठीक है, इसीलिए ये बनाया गया। लेकिन आगे चल कर के क्या हुआ कि देखा गया कि सरकारें अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे कानून जिन पर वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन अधिनियमों पर कोई भी न्यायिक समीक्षा ना करें, उनको वो जानबूझ के 9th शेड्यूल में डाल दे रही थी। आगे चल कर के बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, जिसके बाद एक डिक्लेरेशन आया और ये बोला गया कि भाई 24 अप्रैल 1973 1973 ये डेट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य व अन्य, उसका फैसला आया इस दिन, और इसी दिन से डिक्लेयर हो गया कि इस तारीख के पहले के जो भी अधिनियम हैं वो 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन इस डेट के बाद से जो भी अधिनियम इसमें डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1973। वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। विशिष्ट अधिनियमों विनियमों का विधिमान्यकरण करने का उपबंध इसमें दिया गया है। भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम हैं इसके अंतर्गत। और इसको कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसके साथ साथ अनुच्छेद 31B 31 ख के माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया था। और इसके बारे में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज़ कही थी कि भाई, इससे पहले एक पॉइंट रह गया, ये क्या है, हाँ, कि स्टार्टिंग में इसमें कुल 13 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 282 अधिनियम इसमें डाले गए हैं इस अनुसूची में। इस अनुसूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसा था 24 अप्रैल 1973 तक। लेकिन अब यहाँ पर यह कह दिया गया कि भैया इस चीज़ को देख लो कि सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य व अन्य मामले में जो ये इसके निर्णय की तिथि है, इसके बाद 9वीं अनुसूची में जो भी विषय जो भी अधिनियम शामिल किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पहले वाले छोड़ दो, इस डेट के बाद वालों में सबकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधित कानून। यह आया था राजीव गांधी जी के टाइम पर। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 102(2) और 191(2) के तहत इसका जिक्र है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जाता था। भाई क्या हुआ कि आपने ए पार्टी से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतने के बाद अब बी पार्टी के साथ जाकर के गवर्नमेंट बना रहे हो, तो क्या हुआ कि अब आपका कोई भरोसा ही नहीं रह गया। तो जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो चालू हो गई। तो कोई भी पार्टी इलेक्शन जीते, कोई भी कैंडिडेट जीते, बी के पास पैसा है, उसने ए की पार्टी के लोगों को ऑफर किया, ये लोग इसमें जाके मिल गए, बी की गवर्नमेंट बन गई। ये बहुत होने लगा, तो इसलिए ये दल बदल कानून लाया गया। ये अधिनियम 10वां अधिनियम जो है कि ये 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ठीक है, तो ये कह दिया गया भाई कि वो कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसको दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये कहा गया कि इलेक्शन जीतने के बाद अगर आप अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई का मतलब अगर आपने इलेक्शन जीत लिया है तो ये मान लिया जाएगा कि आप इलेक्शन हार गए हैं और आपको वो सारे बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे। तो इस डर से लोग नहीं जाते। लेकिन 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और इसमें यह कहा गया कि भाई विधायक दल, मतलब ये जो ग्रुप है ए पार्टी से बी पार्टी में जाने वाले कैंडिडेट्स का, अगर इस ए पार्टी के 2/3 कैंडिडेट पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तब इनकी सदस्यता वो रद्द नहीं की जाएगी। कारण कि अगर 2/3 लोग जा रहे हैं ए पार्टी को छोड़ करके बी पार्टी में, इसका मतलब कि इस पार्टी के मैनिफेस्टो में या इस पार्टी में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस वजह से इसके आधार पर उनकी जो है कि योग्यता, उनका जो सदस्यता है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। बात ये थी। और अगली क्या है कि दल बदल कानून के आधार पर जो ये हुई है निर्भरता यानी कि अयोग्यता संबंधी जो ये प्रश्न है, इनको निर्धारित करने पर, इनका निर्णय लेने के लिए जो सदन है उसके अध्यक्ष या सभापति इसका डिक्लेरेशन करेंगे। यानी अगर लोकसभा का है तो अध्यक्ष और राज्यसभा का है तो सभापति, विधानमंडल से है तो अध्यक्ष, विधान परिषद से है तो सभापति के पास ये पावर थी कि वही डिक्लेयर करेंगे इस चीज़ को कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा रह गया। हाँ, इसमें अगला क्या है, किहोतो होलो हान मामला जो 1992 में था, जिसका निर्णय आया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। पहले यह था कि भाई नहीं, अध्यक्ष के पास ही पूरी पावर है, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष या सभापति ने कोई भी निर्णय ले लिया और वो अंतिम निर्णय है। जो कैंडिडेट जिसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, अगर वो न्यायालय के पास आता है तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा कि वो निर्णय सही है या गलत है।
आगे चलते हैं। अब आपकी आती है 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं ग्राम पंचायत को। ये हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया। इसके अंतर्गत पंचायत को काम करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए। अनुच्छेद की बात करें कहाँ पर इनकी चर्चा मिलेगी, तो 243 जी यानी 243 6 के में इसका उल्लेख मिलेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख इसमें किया गया है। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू यानी 243 ब में इसका उल्लेख है। और कितने विषय हैं? शहरी क्षेत्रों में की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये थी आपकी टोटल 12 अनुसूचियां। अब चलिए इन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही जवाब है 12। अगर आपसे ये पूछता कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप कहते 8। लेकिन यहां पर क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 हैं। तो इसका सही आंसर ए। इसकी व्याख्या देखिए, ये आपको दिया हुआ है। इसका सही उत्तर है ए। और कुल 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां संविधान संशोधन से शामिल की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में, अब ऑप्शन ये फिर से दे दिया गया, 9, 10, 11, 12 कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब होगा 12। ठीक है, आंसर बी व्याख्या वही होगी। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सही कौन से हैं? तो वो देखो, भारतीय संविधान में 20 भाग हैं, गलत, 22 हैं। संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, गलत, 395 ओरिजिनल में थे, अभी तो 400 से ज़्यादा हैं। तीसरा कथन है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये कथन सही है, केवल 3, तो केवल 3। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ये आप देख लीजिए क्या है। कुल क्रमांक के अनुसार 22 और गणना के अनुसार 25 भाग हैं। कुल अनुच्छेद 395 थे, गणना के अनुसार लगभग 465 हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन उसके बाद 9, 10, 11 और 12 अनुसूची को संविधान के पहले 52वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो आप ये बताओ कि नाम और राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में है? बिल्कुल सही, पहली में है। पहली अनुसूची इसी बारे में है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्या दिया हुआ है भाई, आप देख लो। पहली अनुसूची, राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार का ब्यौरा। दूसरी में क्या है? संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन भत्तों के बारे में। तीसरी में शपथ। चौथी में राज्यसभा सीटों की संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो भैया, नए राज्यों का सृजन हो या उसको तोड़ करके 2 बनाना हो या कुछ अलग करना, जोड़ना तोड़ना, जो कुछ भी है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में चर्चा की गई है, तो वही इसका आंसर होगा, प्रथम अनुसूची। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों के स्थानों का आवंटन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। और देख लो डिटेल इसका। फिर आगे चलते हैं। ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? तो तीसरी में है भैया कि शपथ कैसे ली जाएगी। वो है किसकी शपथ? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, बिल्कुल सही। उच्चतम न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, बिल्कुल गलत, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का उसमें तीसरी अनुसूची में है ही नहीं। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, बिल्कुल सही। तो आप देख रहे हो कि इन चारों में से तीसरा गलत है, बाकी तीनों सही है। अब इसमें क्या पूछा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए कि कौन कौन से सही हैं, वो बताइए। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। 1, 2, 4, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। देख लीजिए, ये रहा आपका, ठीक, ऑप्शन सी। और इसमें सबको दे भी दिया है कि कौन कौन ले सकता है शपथ। किसके किसकी बात है? संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का किसी भी राज्य के मंत्री, और फिर उसके बाद है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, और इससे आगे बात करें तो ये आपका हो गया उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ये तीसरी अनुसूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2, इनको आपको मिलाना है, मैच कराना है। तो चौथी अनुसूची में किसकी बात की गई है? राज्यसभा की।
तो ए का ऑप्शन हो गया, ऐसे इसके सामने नंबर लिखते हैं, ए का हो गया 3। छठवीं में किसकी बात की गई है? जनजातीय क्षेत्रों की, यानी कि ये हो गया 4। आठवीं में भाषा है, तो भाषा दूसरी है, तो ये हो गया 2। नौवें में भूमि सुधार है, यानी कि 1। तो सही आंसर ऑप्शन हो गया 3 4 2 1। अब ये जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। तो 3 4 2 1 किसमें है? ये आपका ऑप्शन सी है, यही इसका सही आंसर हो गया। देख लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको ये दिया भी गया है फटाक से, ये रिवीजन भी आपका हो गया। राज्यसभा 4, छठवीं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र, आठवीं में भाषा, नौवीं भूमि सुधार। फिर से आ गया, 2 सूचियां हैं, 1 और 2, इनको मैच कराइए। तो वापस से वही तरीका अप्लाई करेंगे। 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन कहाँ पर है? विधायी शक्तियों का वितरण, तो ये ऑप्शन हो गया ए का 3। फिर आएगा 8वीं अनुसूची में भाषा, यानी कि 1, तो 1 हो गया। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, बिल्कुल सही, तो ये हो गया 4। और 10वीं अनुसूची दल बदल है, तो ये आपका हो गया 2। ठीक, अब इसका 3 1 4 2 इसका सही आंसर हो गया। अब आप लोग कह रहे होंगे सर कि कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण मतलब, भैया 9वीं अनुसूची में ही तो ये चीज़ कही गई थी कि जिसको मतलब जो है कि न्यायिक समीक्षा में नहीं लाना है उसको 9वीं अनुसूची में डाल दो। तो जो अधिनियम 9वीं अनुसूची में चले गए उसका ऑटोमेटिकली विधिमान्यकरण हो गया, उसकी न्यायिक समीक्षा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया। मान लीजिए अगर इसके बारे में आपको डाउट भी था, बाकी आप मैच करा देते। 10वीं के लिए दल बदल, यानी डी का 2 हो गया। भाषा है 8वीं का, तो 8वें के सामने आप लिख देते 1। 7वीं में शक्तियों का है 7 और शक्ति, जहां देखिए एक साथ थी, इसका लिख देते 3। जो बचा था यहाँ लिख देते ये 4। तो 3 1 4 2 आपका ऑप्शन हो गया। अब ये देख लीजिए, 3 1 4 2 आपका कौन सा है? 3 1 4 2, ऑप्शन सी। और नीचे देख लीजिए इसका ऑप्शन सी है। ये इस तरीके से वापस इसका डिटेलिंग भी आप देख लो। 7वीं विधायी शक्ति, 8वीं भाषा, 9वीं कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, 10वां दल बदल परिवर्तन। यही क्वेश्चन फिर से कुछ थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। 2 सूचियां हैं, अब इसको फिर से आप वही सेम काम करो। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्तियों से, ये यहाँ है, तो ए का हो गया 3। 8वीं किससे है? भाषा से, तो ये 8वीं का क्या हो गया? 1। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? कुछ अधिनियमों के विधिमान्यकरण से, तो इसका ऑप्शन हो गया 4। 10वीं अनुसूची है दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से, तो डी का हो गया 2। तो आपके फिर से वही ऑप्शन हो गए 3 1 4 2। इस वाले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से क्या अलग था? अलग सिर्फ इतना है कि यहाँ पर वहाँ पर शक्तियों का विभाजन लिखा था, यहाँ पर तीनों सूचियाँ लिख दी गई, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो सही आंसर इसका है आप, वो है 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। देख लो, ऑप्शन डी है इसकी। चलो आगे ये आ गया क्वेश्चन, आप किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो 9वीं अनुसूची आई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसलिए इसका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर। ठीक है, अब आगे इसको देख लीजिए, इसकी व्याख्या यही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। इसके अंतर्गत शामिल की जाने वाली अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध है। इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से ये किया गया। अब आगे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। इसी उद्देश्य से राज्य के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ सम्मिलित किया जाएगा? तो अभी आपको बताया कहाँ पर, 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है? बिल्कुल सही कर सकते हैं ऐसा। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। ये बात दूसरी वाली 24 अप्रैल 1973 का वर्डिक्ट आने के तक तो सही थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई इसके बाद वाले सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसलिए ये दूसरा वाला जो आपका कथन है ये गलत होगा, केवल एक सही होगा। तो कौन से सही है? इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। ये इस प्रश्न की व्याख्या है। भाई प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 का जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां, इनको 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित किया गया। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। 31 ख ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3
संविधान का भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से भी असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या उनको कम करते हैं इस आधार पर कि वो मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, इसके किसी भी नियम और विनियम को जो है कि क्या शून्य नहीं माना जाएगा। लेकिन वर्ष 2007 में एक घटना घटी और उसके बाद ये सारी चीज़ें बदल गई। 2007 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया क्या कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य व अन्य जो इस दिन इसका निर्णय आया इस केस का, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसके बाद इस डेट के बाद से 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय शामिल किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि वे मौलिक अधिकारों में स्पेशली ये 3 अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अगर ऐसा पाया गया तो अगर ऐसा कहा गया तो इन तीनों के आधार पर उसकी जांच करने के लिए उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और अगला प्रश्न यही है कि कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो सही आंसर है 9वीं से। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, तो आर्थिक योजना का विषय संवर्ती सूची में रखा गया है। ये विषय भी हमने आपको नहीं बताया है, आप देख सकते हैं, कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो संवर्ती सूची में जो प्रविष्ट संख्या 20 है उसमें आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसी उपबंध के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो ये जो विषय है ये कहाँ पर है, संवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, तो पिछला ही क्वेश्चन था किस में सम्मिलित है, संवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है इसको। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका, यह है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो इसका सही जवाब है संवर्ती सूची में। व्याख्या देख लीजिए इसका, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 17 के तहत उल्लिखित है। यह क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए, पुलिस जो आपका है ये राज्य का मामला है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का मामला है, रेडियो टेलीविज़न विदेश ये संघ का मामला है, और ये जो आपका है आपराधिक मामले ये आपकी संवर्ती सूची में है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर ये देख लीजिए दिया भी हुआ है, कौन सा, पुलिस राज्य सूची में है, विदेशी मामले रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण संबंधी साधन जो है ये संघ सूची में है, आपराधिक मामले ये संवर्ती सूची में है। इस पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों। अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये ही है आपकी संवर्ती सूची में, क्योंकि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य में आता है। अगला जो ऑप्शन है प्रति व्यक्ति कर ये भी राज्य का विषय है, निखात निधि ये भी राज्य का विषय है। तो ऑप्शन ए है जो आपका सही है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची में, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप देख लीजिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में करेक्ट है, जनगणना संघ सूची में सही है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची बिल्कुल गलत, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस में है, चौथी अनुसूची में है, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में ये भी करेक्ट है। तो कौन सा सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, देख लीजिए इसको, ये है ऑप्शन सी और ये रहा इसका डिटेल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि कौन सा विषय संवर्ती सूची में है, तो देखिए कृषि और पुलिस ये राज्य सूची में आते हैं, रक्षा ये आपका संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में आता है। अब बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन अभी इसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। कब डाल दिया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब इसका आप डिटेल आप देख लीजिए कि भाई शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी, कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसको कहाँ पर डाल दिया गया है, संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कौन सा, शिक्षा को। इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, कृषि और पुलिस राज्य में है, रक्षा संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन ये, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। डिटेल्स आपको पहले ही बता दी। अब इसमें अगला आता है किस भारतीय संविधान संशोधन और के द्वारा वनों को
राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में डाला गया। तो ऐसा काम वही हुआ था सेम 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वन को भी कि इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए इसको डाल दिया गया। सही आंसर होगा बी। डिटेलिंग ये रही आपकी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में डाला गया प्रविष्ट 17 क के तहत। अब ये क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में जो युग्म है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आप देख लो एक बार। तो देखिए, वन संवर्ती सूची में है, करेक्ट है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में करेक्ट है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में सही है। शेयर बाजार भी ये आपका, ये दोनों ही संघीय सूची में है। शेयर बाजार संवर्ती सूची में नहीं है, ये गलत है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ये सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए इसकी व्याख्या भी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें दो सूची दी गई है, इनको सुमेलित कीजिए। केंद्र सूची में क्या आता है? जनगणना, यानी ए का 3 हो गया। राज्य सूची में क्या आता है आपका? पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी कि 1 हो गया। संवर्ती सूची में आपका आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यानी कि ये 4 हो गया। अवशिष्ट अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे नए विषय जो भविष्य में आए तो इनको ऐड किया गया अवशिष्ट सूची में, यानी कि 2। तो सही ऑप्शन हुआ 3, 1, 4, 2। है कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। डिटेलिंग इसके देख लीजिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ए, और ये रहा इनका मैचिंग। केंद्र जनगणना, राज्य पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, संवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय जो केंद्र के अधीन है अंतरिक्ष अनुसंधान। ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। इसमें से कौन है जो शिक्षा पर प्रभाव डालता है? थोड़ा सोचिए फिर बताइए। इसका सही आंसर है डी, ये सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। कैसे? ऑप्शन ये देख लीजिए, ये रहा इसका ऑप्शन और ये रही इसकी डिटेलिंग। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। 6वीं और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए ये अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या है कि ये भी शिक्षा पर अपना प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून पर विषयक प्रावधान किसमें है? तो वो है 10वीं अनुसूची में। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया डी। और आपको ये पता है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। और इस संशोधन का उद्देश्य ये था कि दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को भी निर्धारित करना था। तो 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसमें संशोधन कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 6वीं में नहीं, 9वीं में नहीं, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी डिक्लेरेशन हो रखा है। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से है। तो इसका भी राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी प्रतिरोधी विधायन से है। कहीं पर कुछ भी वर्ड यूज होगा उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। आप देखिए और समझिए, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसमें? संघ सूची में। बैंकिंग है, जनगणना है, बीमा है, गैस नहीं है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी गैस नहीं है। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी है कि गैस नहीं है। क्यों नहीं है वो भी देख लीजिए। बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ का है, गैस राज्य सूची में सम्मिलित है। गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस ये के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। प्राकृतिक गैस के उत्पाद शुल्क की जो है ये संघ सूची में शामिल है। मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक गैस का जब उत्पादन करने में जो चार्ज लगेगा वो सिर्फ वो विषय यानी कमाई का जो जरिया है उसके बारे में संघ सूची विषय बनाएगी, बाकी चीज़ों के बारे में राज्य सूची बनाएगी। कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा है, विदेश मंत्रालय है, रेलवे है, कृषि राज्य को है। किसको? स्टेट को पावर है कृषि पर कानून बनाने का। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, संबंधित नहीं है संघ सूची से। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन डी। ये है कि रक्षा, विदेश, रेलवे
भारतीय संविधान के तहत संघ सूची, कृषि, राज्य सूची। ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? शिक्षा समवर्ती सूची, विद्युत समवर्ती, वन समवर्ती। रेलवे केंद्र का है, लेकिन रेलवे पुलिस आ जाने से, जहाँ भी पुलिस आ जाएगी वो क्या हो जाएगा? राज्य का विषय। तो कौन सा राज्य का है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लो आप, ये है आपका ऑप्शन सी। शिक्षा, विद्युत, वन समवर्ती सूची, और रेलवे पुलिस जो है ये राज्य का है, रेलवे संघ का है। फिर से क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस किस में है? राज्य सूची में है। जनगणना संघ में है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। और ये रहा इसका डिटेल कि निगम कर और जनगणना ये संघ सूची में है, यानी जनगणना और निगम संघ में हो गया। रेलवे पुलिस राज्य सूची में। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये आपका समवर्ती सूची में है। ये क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय, तो पंचायती राज कहाँ पर होगा? राज्यों में होगा, तो राज्य सूची का विषय है। सिंपल, इसका ऑप्शन देख लो बी। ठीक है, ये क्या है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में परिशिष्ट 5 में स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 का मतलब समवर्ती सूची में कौन शामिल है, ये बताओ। तो आप देखो, पुलिस कोई सी भी हो, रेलवे या नॉर्मल, राज्य की है। लोक व्यवस्था राज्य की है। कारागार राज्य की है। दंड प्रक्रिया ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों निर्धारित कर सकते हैं कि किसी जुर्म के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो आपसे जो इस क्वेश्चन में पूछा कि समवर्ती सूची में क्या है, तो समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया है। ये 3 राज्य सूची में है। देख लो ऑप्शन ए है। समवर्ती सूची में आपका क्या आता है? दंड प्रक्रिया। बाकी पुलिस, चाहे वो रेलवे की हो या ग्राम पुलिस हो, कारागार, लोक व्यवस्था, ये सब राज्य में। ये क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स, गोद लेना अडॉप्शन, ये 7वीं अनुसूची की किस सूची में सम्मिलित है? मतलब ये केंद्र, राज्य या समवर्ती किसका विषय है? तो भैया ये सब ऐसा मैटर है जिसपे दोनों को अधिकार प्राप्त है, और ये है समवर्ती सूची में शामिल। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। इसके बारे में देख लीजिए, विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स, गोद लेना यानी दत्तक ग्रहण, ये सब समवर्ती सूची के परिशिष्ट 5 में उल्लिखित। ये क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? MPPCS प्री 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन निरस्त भी किया गया क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, पहला बी और तीसरा बी। कैसे? इसकी व्याख्या देख लीजिए, ए और सी दोनों करेक्ट थे इसके। इसमें ये दिया कि भाई अनुसूची 1 यानी संघ सूची, इसमें प्रविष्ट 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा। सूची 2 यानी कि राज्य सूची की प्रविष्ट 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि से के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडलों के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के पास पावर है, केंद्र के पास भी और राज्य के पास भी, इसलिए इसका 2 आंसर हुआ। कौन कौन सा? ये ए और सी दोनों करेक्ट आंसर थे इसके, ए भी सही है और सी भी सही है। तो जिस बच्चे ने दोनों में से कोई भी लगाया उसको इसका बेनिफिट, जिसने इसको अटेम्प्ट भी किया सबको इसके नंबर दे दिए। क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो भैया ये सब पावर किस में है? 7वीं अनुसूची में, सारे विषय उसी में बांटे गए हैं, तो 7वीं अनुसूची में है ये। देख लीजिए, केंद्र और राज्यों द्वारा शुल्क अधिरोपण ये सब किस में है? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भूमि सुधार, तो भूमि सुधार का संबंध किससे है आप बताओ? तो भूमि सुधार ये जो विषय है ये सब राज्य सूची के अंतर्गत है। ठीक है, और इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इनको कहाँ डाला गया है? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन सबको 9वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया। संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो भैया आप एक चीज़ जान लो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इससे संबंधित कुछ भी हो, 5वीं अनुसूची। उन 4 विशेष राज्यों के बारे में हो तो 6वीं अनुसूची। 6वीं वैसे इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, तो 5वीं अनुसूची ही इसका सही आंसर है। आप देख लीजिए इसकी व्याख्या, और ये देख लीजिए कि वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य, समथा वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्रा एंड अदर्स के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो सही आंसर है 5। ठीक है, और वो पूर्वोत्तर राज्यों में यही काम करना हो तो उसके लिए 6वीं अनुसूची। इसकी व्याख्या देख लो आप, यही है कि 5वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। 5वीं में यही चीज़ किया गया है। और अगर 4 की बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में, ये 6वीं अनुसूची में।
क्वेश्चन आ गया कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए हैं? तो SC ST जो ऑप्शन है उसको लिख दो। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है, सीधा सा आंसर है। 5वीं और 6वीं दोनों में यही है। 5वीं में 4 राज्यों को छोड़कर और 6वीं में उन 4 राज्यों में स्पेशल। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये देख लो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में लागू होती है, मणिपुर में नहीं होती है। तो नहीं हो गया मणिपुर, बिल्कुल सिंपल। इसका आंसर देख लो, आंसर है डी, मणिपुर। ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन बी हो गया। असम तो है नहीं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया कि 6वीं अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू हो सकता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा है इसमें? त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा आंसर हो गया। देख लो इसको आगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गए। ये क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं किससे संबंधित है? बताओ जल्दी। ये इसका डिटेलिंग आप देख लो। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया 29 विषयों पर, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, ये सब पर कानून बनाने के लिए पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? तो अभी बताया तो 29 सब ऑप्शंस थे जिन पर ये कानून बना सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये सारी चीज़ें आपको रट गई, और बार बार मतलब कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सब आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज़ बाय DRS मैथ्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।